नमस्कार, क्यूज केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के 4 बिंदुओं को लेकर के बात करने वाले हैं। इनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम एक साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा विषय वस्तु क्या रहने वाली है तो मैं बात करूं, सबसे पहले क्रिकेट को भी अब ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। क्या है क्रिकेट की कहानी और कब से ये कब सम्मिलित किया जा रहा है, कितने वर्षों के बाद इसको सम्मिलित किया जा रहा है, इसको बात को भी देखेंगे। और जिसके सीईओ थे उन्होंने क्या कहा था क्रिकेट को लेकर, उसकी भी बात करेंगे। इसके बाद में सेकंड है हमारा, हैदराबाद में मिला प्राचीन शैल चित्र। हैदराबाद के अंदर आपका जो प्राचीन शैल चित्र मिला है उसकी आकृति क्या है, उस आकृति में क्या क्या देखने को मिलता है, किन रंगों से वो बना हुआ है, उसके बारे में जानकारी देखेंगे। तीसरा है हमारा विमान नियम 1937 में संशोधन। इस विमान नियम में क्या क्या संशोधन देखने को मिले हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। इसके बाद में फोर्थ हमारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट GMIS का 2023, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चर्चाएं हुई और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डाली गई। तो चलिए एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी के सभी आ जाइए तुरंत। चलें करें शुरुआत। ठीक, चलिए पहला है क्रिकेट भी अब ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्रिकेट को भी किस में करेंगे, ओलंपिक खेलों में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 2028, पहले याद रखना 2028 का जो ओलंपिक है वो कहाँ होने वाला है, तो लॉस एंजल्स के अंदर। कहाँ पर? लॉस एंजल्स के अंदर होने वाला है। और इसमें क्रिकेट को भी सम्मिलित करने की मंजूरी दे दी है। सीधा सीधा सा 2028 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को सम्मिलित किया गया है। और 1900 के बाद पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक खेल का दर्जा दिया गया है। कितनी बातें याद रखनी है, 1900 के बाद में क्या दिया गया है, 1900 के बाद में इस खेल को दर्जा दिया गया है। खेल कौन सा है अपना? क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट जो दक्षिण एशिया के अंदर सबसे अधिक उपयोगी है या सबसे अधिक देखा जाने वाला गेम है। ठीक है ना। इसके बाद में बात करें, ये 2028 का कहां पर किया जाएगा? लॉस एंजल्स के अंदर। ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन याद रखना आप, ओलंपिक समिति ने किस खेल को सम्मिलित किया है, तो क्रिकेट को। ठीक, पहला क्वेश्चन। सेकंड, 2028 का कहां पर खेला जाना है, तो लॉस एंजल्स के अंदर। ठीक है ना। और तीसरा, ये किसके बाद में सम्मिलित किया गया है, तो 1900 के बाद में सम्मिलित किया गया है। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं यहां से बनने वाले। आगे बात करें हम, आगे फुटबॉल के अलावा भी क्रिकेट के अलावा भी क्या है, अन्य खेलों को सम्मिलित किया गया है। अब वो कौन कौन से खेल हैं उनकी हम बात करते हैं। तो बात करें, कुल 5 खेलों को सम्मिलित किया गया है। कितनों को? 5। एक इनमें क्रिकेट और जोड़ देना, क्योंकि क्रिकेट की हमने बात आगे कर ली है वैसे। ठीक, तो इसके अलावा निम्न खेलों को भी जोड़ा गया है। पहला है आपका फ्लैग फुटबॉल, दूसरा है बेसबॉल सॉफ्टबॉल, तीसरा है लैक्रोस, चौथा है स्क्वैश और 5वां है हमारा क्रिकेट। याद रखना, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और क्रिकेट, इन सभी के सभी खेलों को किसमें किया गया है, आपके लॉस एंजल्स 2028 के अंदर ओलंपिक के अंदर सम्मिलित किया गया है। चले नेक्स्ट आगे बात करें हम, नए खेलों को नियम, यानी कि जब किसी नए खेल को सम्मिलित करना है तो उसके लिए क्या नियम होंगे। तो मैं बात करूं नए खेलों के नियम को लेकर, जिस देश का आयोजन करता होता है या जिस देश के अंदर ओलंपिक का आयोजन किया जाना है उस देश के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है नए खेलों को सम्मिलित करने के लिए। अब इसकी कुछ समय सीमा भी हैं, कुछ बाध्यताएं भी हैं कि आप इतने से अधिक एथलीट को सम्मिलित नहीं कर सकते। उन सभी की चर्चाएं करते हैं। चलिए देखें, ओलंपिक मेजबान शहर द्वारा नए खेलों का प्रस्ताव किया जाता है। किसके द्वारा? जिस देश के अंदर ओलंपिकों का आयोजन किया जाना है उसी देश के द्वारा क्या किया जाएगा, नए खेलों का प्रस्तावित किया जाएगा। दूसरी बात करूं, उदाहरण के लिए जब टोक्यो 2020 की ओलंपिक आयोजन समिति को कार्यक्रम की मेजबानी करते समय सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल सॉफ्टबॉल और स्केट बोर्डिंग को जोड़ने की अनुमति दी गई थी। 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था या टोक्यो के अंदर समिति का गठन किया गया था, तब वहाँ पर इन्होंने सिफारिश की थी आपके किसकी, कि आप पहले तो सर्फिंग,
स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और स्केट बोर्डिंग को जोड़ने की अनुमति दी गई थी। उसी के बाद बात करूं, यदि क्रिकेट और अन्य खेलों को जोड़ा जाता है तो कुछ मौजूदा श्रेणियां हटाई जा सकती हैं। अगर क्रिकेट को जोड़ा जाता है इसमें तो कुछ मौजूदा श्रेणी जो इसके अंदर खेलों के अंदर सम्मिलित हैं उनको हटाया जा सकता है। आगे बात करूं, लागत को नियंत्रित करने के लिए एथलीटों की कुल संख्या 10,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो आपका लागत है उसको कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आपके जो कुल एथलीट हैं वो 10,500 से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ओलंपिक में क्रिकेट का इतिहास तो हमें पता है 1900 के बाद में आज पहली बार सम्मिलित किया गया इस बार। तो ओलंपिक में क्रिकेट की एकमात्र उपस्थिति पेरिस 1900 में थी। क्रिकेट की एकमात्र उपस्थिति हमें देखने को मिलती है पेरिस 1900 के अंदर। ठीक है ना, जब ग्रेट ब्रिटेन ने फाइनल में फ्रांस को हराया था। ग्रेट ब्रिटेन ने किसको हराया था? तो फ्रांस को हराया था। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके सीईओ को, तो सीईओ ने कहा था कि इस क्रिकेट को सम्मिलित करने के लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा अपनी बात रखी थी उसमें विराट कोहली का नाम लिया था कि ये मोस्ट पॉपुलर और आपके सोशल मीडिया के सबसे बड़े स्टार हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इनको आय की या राजस्व की प्राप्ति होगी। इसी वजह से क्या करते हैं, हम एथलीट में सम्मिलित करते हैं। ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को सम्मिलित किया जाता है। ये इन्होंने प्रस्ताव रखते समय अपना विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये अपने बाप में बहुत बड़ी बात है, जिसका जन्मदाता क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से होती है, लेकिन आज भारत का नाम देखिए। तो बस यही है कि मेहनत करना ना छोड़ा जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आज नहीं तो कल मिल ही जानी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिकेट को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। इनके उद्देश्य, पहला है नए एथलीटों को शामिल करना, नए देशों को क्रिकेट में शामिल करना, अनेक प्रशंसकों समुदायों को आकर्षित करना यानी फैंस को अट्रैक्ट करना, T20 की लोकप्रियता और वित्तीय क्षमता विकसित करना, बड़ी संख्या में दक्षिण एशियाई दर्शकों को आकर्षित होंगे, क्योंकि हमें पता है दक्षिण एशिया के अंदर तो सर्वाधिक अगर कोई खेल देखा जाता है तो वो है क्रिकेट। मेजबान शहर के प्रसारण राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि, हमने राजस्व की बात करी ली कि इनके उल्लेखनीय राजस्व में वृद्धि देखने को मिलेगी। दक्षिण एशिया के लोगों के लिए अत्यधिक प्रभावित करेगा, T20 की लोकप्रियता को बढ़ाएगा, नए एथलीटों को सम्मिलित किया जाएगा और नए क्रिकेट में देश भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, ये तो था हमारा क्रिकेट को ओलंपिक में सम्मिलित करने को लेकर के मुद्दा। अब हमारे पास में सेकंड मुद्दा है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास में हैदराबाद में मिला प्राचीन शैल चित्र। अब ये शैल चित्र क्या होते हैं और ये कौन सा शैल चित्र मिला है, हम उन सब की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैदराबाद के पास ये मिला कहाँ है, लोकेटेड करना है, तो कहाँ मिला है ये, बिल्कुल कहाँ मिला है, हैदराबाद के पास मंचिर बेला वन ट्रैक पार्क में एक महत्वपूर्ण प्राचीन शैल चित्र की खोज की गई। कहाँ पर, हैदराबाद के पास मंचिर बुला वन ट्रैक पार्क में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्राचीन शैल चित्र की खोज की गई है। ठीक, अब महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या, कि पेंटिंग लाल रंग की है, पूछे किस रंग की है, तो लाल रंग की पेंटिंग है। इसमें कुल 3 कछुए हैं, एक मछली है, एक ज्यामितीय आकृति है। 3 कछुए, एक मछली, एक ज्यामितीय आकृति है और ये पेंटिंग लगभग 6000 से 12000 वर्ष पुरानी है। ये पेंटिंग है, लाल रंग की है, 3 कछुए हैं, एक मछली है, एक ज्यामितीय आकृति है, 6000 से 12000 वर्ष पुरानी है और कहाँ मिली है, हैदराबाद के अंदर। अनुमान है कि ये पेंटिंग मेसोथेलिक युग से संबंधित है, मेसोथेलिक युग है उससे संबंधित बताई जाती है आपकी ये पेंटिंग, जो 10,000 से 4000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसे मेसोथेलिक युग के नाम से जाना जाता है और कहा जा रहा है ये पेंटिंग भी उसी युग की है। आगे बात करूं, ये स्थल अपनी ढकी हुई प्रकृति के कारण अच्छी तरह से संरक्षित है और ये जो स्थल है अपनी ढकी हुई प्रकृति के कारण क्या है, अच्छी तरह से संरक्षित है, यानी पूरी तरीके से रिजर्व है। ठीक, आगे बात करते हैं शैल चित्रों की। तो भारत में शैल चित्रों की पहली खोज 1867 में एक पुरातत्ववेदा आर्चीबाल्ड कार्लाई द्वारा की गई थी। भारत में हम शैल चित्रों की खोज को लेकर के बात करें तो सर्वप्रथम
किसके द्वारा? आर्ची बाई कार्लाइल के द्वारा सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की जाती है। शैल चित्र होते क्या हैं? तो किसी चट्टान की सतह पर उकेर कर बनाई जाने वाली आकृतियां शैल चित्र कहलाती हैं। आगे बात करूं, इससे पूर्व ऐसी पेंटिंग मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला, उत्तर प्रदेश के लंगनाथ क्षेत्र, ठीक है, और भीमबेटका, आदमगढ़, गुंटूर, गुजरात के भीमबेटका, आदमगढ़, गुंटूर आदि स्थानों पर पाए गए हैं। वापस से इससे पूर्व ऐसी पेंटिंगें आपको एमपी में देखने को मिलती हैं। एमपी की जो विंध्य पर्वतमाला है, उत्तर प्रदेश, लंगनाज, गुजरात, भीमबेटका, आदमगढ़, गुंटूर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये तो क्या थी? शैल चित्र को लेकर के थोड़ी सी बातें। तो ये हमारा दूसरा बिंदु था। अब बात करें हम तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे बीच में, विमान नियम 1937 में संशोधन। क्या हुआ है इसमें संशोधन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करें, बिल्कुल हाल ही में सरकार द्वारा विमान नियम 1937 में संशोधन किया गया है। अभी हाल ही सरकार के द्वारा 1937 का जो विमान अधिनियम था उसके अंदर क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। ठीक, और क्या किया गया है? ये विमान सुरक्षा को मजबूत करने और विमान विनिमय में व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये क्या है? ये विमान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और विमानन विनिमय में व्यापार करने की आसानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो कि संशोधन किया गया है वो एक भारतीय जो विमान है उनको मजबूत करने का काम करेगा, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेगा। आगे बात करूं इसके उद्देश्य, तो देखिए उद्देश्य मौजूदा नियामक सुरक्षा और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, यानी सिक्योरिटी को अच्छा करना। दूसरा है विमानन प्राधिकरणों पर प्रशासनिक बोझ कम करना। जो विमानन प्राधिकरण हैं उनके ऊपर क्या करना? जो प्रशासनिक बोझ है उसको कम करना। थर्ड है सुव्यवस्थित और कुशल लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बढ़ावा देना। सुव्यवस्थित और कुशल लाइसेंसिंग प्रक्रिया को क्या करेगा? बढ़ावा देना है। ठीक, अब देखते हैं संशोधन क्या हुआ था। ठीक है, तो जब विमान नियम 1937 के नियम 39C एवं नियम 60K के संशोधन के तहत एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस ATPL और वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस CPL धारकों की लाइसेंस वैधता 5 साल से बढ़ा करके कितने साल कर दी गई है? तो आपके 10 वर्ष कर दी गई है। पहले इनके जो लाइसेंस हुआ करते थे उनकी वैधता या वैलिडिटी 5 वर्ष थी, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? 10 वर्ष कर दिया गया है। किस किस की? तो आपके ATPL की और दूसरा CPL की। ठीक है, बिल्कुल CPL की, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। ठीक है ना, और CPL में आपके कॉर्पोरेशन पायलट और लाइसेंस। ठीक, तो इन दोनों की वैलिडिटी 5 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? वो अब 10 वर्ष कर दी गई है। एक प्रकाश शब्द, क्या? प्रकाश शब्द। तो प्रकाश शब्द में लालटेन रोशनी, इच्छा पतंग और लेजर रोशनी शामिल हैं। अब प्रकाश शब्द में लालटेन रोशनी, इच्छा पतंग, लेजर रोशनी सभी के सभी सम्मिलित हैं। ठीक है ना, तो इसमें याद रखना कौन कौन सी धारा थी? 1937 के नियम 39C एवं नियम 66K के तहत संशोधन किया गया है। और आपके ATPL और CPL में क्या किया है? 5 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई है। रोशनी के अंदर आप प्रकाश शब्द के अंदर आपको लालटेन रोशनी देखने को मिलेगी, लेजर लाइट का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ऐसी रोशनी प्रदर्शित करने। अब ये कुछ नियमों में संशोधन किया गया कि अगर कोई ऐसी रोशनी प्रदर्शित करने पर सरकार का अधिकार क्षेत्र हवाई अड्डे के आसपास 5 किलोमीटर से 5 समुद्री मील तक बढ़ा दिया गया है। जो समुद्री मील है और जो हमारा हवाई अड्डा है वहाँ पर आप रोशनी कर सकते हो, लेकिन कौन? विमान प्राधिकरण के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर के रोशनी कर दो और आप प्लेन को कहीं भी लैंड करवा दो, तो ये कानूनन अपराध होगा। बात करेंगे इसके भी कि हवाई अड्डे के आसपास झूठी रोशनी प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप हवाई अड्डे के समीप कहीं लाइट का पोल लगा देते हैं या रोशनी की व्यवस्था कर देते हैं जिससे ऐसा लगे पायलट को, चलाने वाले को, कि वास्तव में यहाँ लैंड कराना है, तो अगर आप ऐसा करते पाए जाते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ IPC की सेक्शन की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। और क्या कहा गया है?
विमान के सुरक्षित संचालन को बाधित करने वाली लाइटें यदि 24 घंटे तक अपर्याप्त रहती हैं तो सरकार उस स्थान में प्रवेश करने और उन्हें बुझाने का अधिकार है। अगर ऐसी कोई लाइट्स हैं जो कि 24 घंटे चल रही हैं जिसकी वजह से विमान प्राधिकरण को समस्याएं आ रही हैं तो सरकार को बिना किसी नोटिस दिए वहां पर जाकर के उन लाइटों को बुझाने का और उसकी जांच करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। तो ये 1937 का जो संशोधन था विमान प्राधिकरण का, उसमें संशोधन के तहत ये बातें मुख्य जोड़ी गई हैं। जैसे प्रकाश शब्द में लालटेन रोशनी को और लेज़र लाइट को सम्मिलित किया गया है। लाइसेंस की विविधता 5 साल से 10 साल कर दी गई है। और बात करूं आपके 39C और 66 के अंदर इसमें संशोधन किया गया है। उसके बाद में बात करूं झूठी रोशनी फैलाने पर आपकी IPC के तहत आपको क्या हो सकती है, सज़ा हो सकती है। और दूसरा, आप लेज़र लाइट को 5 समुद्री मील तक और 5 किलोमीटर के एरिया तक विस्तृत कर सकते हो। अगर 24 घंटे कोई लाइट जलती है तो उसको बंद करने के लिए सरकार के पास पूर्ण अधिकार होगा। ठीक, आगे है, ये हमारे 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। अब तीसरा टॉपिक है हमारे बीच में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट GMIS 2023। आखिर क्या है ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट? चलिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट GMIS 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का क्या किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। चलते हैं आखिर ये क्या है। तो शिखर सम्मेलन से 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA, किसमें, शिखर सम्मेलन से 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जाएगा। 17 से 19 अक्टूबर में यानी इसका आयोजन हो चुका है। आगे, इस दौरान अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण किया गया था। इस समय क्या किया गया था, 2047 का अनावरण किया गया था। पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2016 मुंबई में हुआ था। पहला मैरीटाइम शिखर सम्मेलन 2016 मुंबई के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और दूसरा समुद्री शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 2021 में, और दूसरा जो समुद्री शिखर सम्मेलन था वो वर्चुअल माध्यम से 2021 के अंदर संपन्न हो चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 को लेकर के। तो बात करें, ये शिखर सम्मेलन देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है। ये शिखर सम्मेलन है देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है। आगे, इसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व और बिम्स्टेक क्षेत्र सहित प्रमुख क्षेत्र शामिलित किए जाएंगे। इसके अंदर याद रखना, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व, बिम्स्टेक क्षेत्र सहित कुछ प्रमुख क्षेत्र इसमें क्या किए जाएंगे, सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक, आगे बात करें इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में, तो क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलेगा आपको भावी बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने पर। ठीक, क्या होगा इसमें आपके जो बंदरगाह सहित समुद्री क्षेत्र के कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन पर क्या होगा, कम करने। एक सेकेंड, बिल्कुल, तो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ठीक, सेकंड है तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन जहाज निर्माण। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटदेशीय यानी कि तट के समीप वाला, और अंतर्देशीय किसी अन्य देश के साथ में जो जल परिवहन है उसको क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। यहाँ पर जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण का काम भी किया जाएगा। तो 3 दिवसीय जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। भावी बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के कार्बन डाइऑक्साइड क्षेत्र में जो उत्सर्जन है उसको कम किया जाएगा। सेकंड, तटीय शिपिंग, अंतर्देशीय जल परिवहन को विकसित किया जाएगा। तीसरा, जहाज निर्माण, और फोर्थ है हमारा मरम्मत और पुनर्चक्रण किया जाएगा। आगे बात करते हैं वित्त, बीमा और मध्यस्थता, समुद्री क्लस्टर, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और संरक्षण तथा समुद्री पर्यटन समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन विषयों को रखा गया है जैसे किस किस को, तो वित्त, बीमा और मध्यस्थता, समुद्री क्लस्टर, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा तथा
समुद्री पर्यटन समेत अन्य विषयों पर क्या की जाएगी, इसके अंदर चर्चा की जाएगी। चलो नेक्स्ट बात करें थोड़े अमृतकाल विजन 2047। ये अमृतकाल विजन 2047 क्या है? तो अमृतकाल विजन 2047 भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। पूछ ले अमृतकाल विजन 2047 क्या उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है? ये नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का संकेत करती है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है इसको, ये थोड़ा सा मोस्ट बन जाता है अमृतकाल विजन 2047 किसको? तो समुद्री नीली अर्थव्यवस्था को क्या करेगी, आपके मजबूत बनाने का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। इस योजना के अनुरूप 23,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से आपके किसकी 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो योजना है उनका शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं दूसरा बात करें तो ये दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4500 करोड़ रुपए की टूना टोकरा ऑल वेदर द्वीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। आपके 4,500 करोड़ के रुपए से आपके किसकी दीनदयाल बंदर प्राधिकरण में टूना टेकरा ऑल वेदर द्वीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। इस अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड टर्मिनल को PPP के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इसको PPP के माध्यम से 4500 करोड़ के माध्यम से दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने किसकी रखी है? तो टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की। और इस योजना के अनुसार क्या होगा, 23,000 करोड़ रुपए के क्या किए जाएंगे, उद्घाटन किए जाएंगे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आपको बताना है कमेंट में कि किसके अंदर किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए लॉस एंजल्स, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन सी साओ पोलो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक नए बिंदुओं के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।